हेलो दोस्तों, आपका स्वागत इन द चैप्टर द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 3 to 12, पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है। जहां हमने पी ब्लॉक में देखा कि पी ब्लॉक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट वही डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट के जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हैं हमें भर भर के एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, रटते हैं, फिर भी नहीं होता, भूल जाते हैं। तो मैं जो ट्रिक देने जा रहा हूँ, ठीक है ना, आपके दिमाग में बिल्कुल चीज़ें सेट हो जाने वाली है। ठीक है ना, आप भूलने की भी कोशिश करोगे तो आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है ना, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3D सीरीज से। ये स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, उसके बाद टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, 21, 22 है, जिंक 30 तक जाता है। इसमें 3D सबसेल आता है और 4s सबसेल आता है। 4s2 ये सब में सेम है, 4s2 सब में भरा हुआ है, 4s2 सब में। स्कैंडियम 3D1, टाइटेनियम 3D2। आप स्कैंडियम से लेकर जिंक तक D1, D2, D3, D4, D5, D6 ऐसे तो आप लिख सकते हो, लिख दो, हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन एक बस इसमें छोटा सा एक्सेप्शन जो आपको ध्यान में रखना है वो है क्रोमियम का और कॉपर का। जब भी आपको क्रोमियम और कॉपर दिखे ना, आपको D5 क्रोमियम में कर देना है और D10 आपको किस में कर देना है, कॉपर में कर देना है। लेकिन क्रोमियम जो था ना, एक्चुअली वो उसको D4 होना चाहिए था, लेकिन वो चाहता है कि मैं हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को गेन कर लूँ। तो इसलिए वो क्या करता है ना, जो 4s2 भरा हुआ था वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और खुद को 3d5 कर लेता है और 4s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हो जाता है 3d5 4s1। उसी तरीके से कॉपर का भी 3d10 4s1। ऐसे आपको याद करना है, सिंपल। अब 4D सीरीज की बात करें, इसमें एक्सेप्शन आता है नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम एंड रोडियम, इसमें आता है। ठीक है, इसमें कौन से सबसेल आते हैं, इसमें 4D सबसेल और 5s सबसेल आते हैं। आप 5s1 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 इन सब में 5s1 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 कर दो। नियोबियम्स में आप स्टार्ट करो D4 से भरना और फिर मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम आप उसको कंटिन्यू ले चलो। नियोबियम में आपने क्या भरा, D4 भरा, मोलिब्डेनम में क्या होगा, D5 होगा, उसके बाद D6, D7 एंड D8, ऐसे करके आपको आगे बढ़ जाना है। देन हम देखेंगे निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। ये एक कॉलम में आ रहे होते हैं। ठीक है ना, एक कॉलम में आ रहे होते हैं। निकल का होता है D8 4s2 कन्फिग्रेशन। पैलेडियम का ध्यान में रखना है D10 4s0, D10 4s0। ठीक है ना, नहीं इसमें 4s नहीं होगा, ठीक है ना, इट्स रॉन्ग। D10 5s0, ठीक है ना, 4D10 5s0। और प्लेटिनम में क्या होगा, D9 4s1 होगा, क्या होगा, D9 4s1 होगा। और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों एलिमेंट एक कॉलम में आ रहे होते हैं, एक ग्रुप में ये लाई करते हैं। कॉपर का क्या देखा हमने, 3D10 4s1 देखा हमने, D10 और S1 कन्फिग्रेशन देखा। सेम सिल्वर में भी होगा, सेम आपका गोल्ड में भी देखने के लिए मिलेगा। सो ये आपको इतना आपने डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ध्यान में रखना है। सफिशिएंट इज मोर देन इनफ। 3D सीरीज का मैंने बता दिया, 4D सीरीज में मैंने नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम और रोडियम का बता दिया, और निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम का बता दिया, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का बता दिया। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे, इसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स आते हैं। लैंथेनाइड स्टार्ट होता है 51 से 71, ठीक है ना, टोटल 14 एलिमेंट्स इसमें होते हैं। नाउ एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, लैंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम, लू, इसको कैसे याद करोगे, ला सी गर लू, ठीक है ना, ला सी गर लू। इन सब में D1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट में D0 होता है। और F ब्लॉक में F2 और F8, 2 और 8 ये नहीं होने चाहिए, 2 और 8 नहीं होने चाहिए। गॉट इट नाउ, ठीक है, मतलब जहाँ पे F2 होना चाहिए वहाँ पे F3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 नहीं होगा। और जहाँ पे F8 होना चाहिए था वो F7 हो जाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। सो लैंथेनाइड में बता देता हूँ। लैंथेनाइड में लैंथेनम, सीरियम, प्रासोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, हॉल्मियम, एर्बियम, थूलियम, इटर्बियम एंड लुटेटियम। 51 से स्टार्ट होता है, 71 तक जाता है, ठीक है ना। लैंथेनम में F0 होता है, ठीक है ना। ला सी गर लू, इन सब में आप D1 भर देना, बाकी सब में D0 होगा। और सब में S2 होगा, सब के S सबसेल में वो कंप्लीटली फील्ड होगा, दो इलेक्ट्रॉन S में फील्ड होंगे कंप्लीटली सब में। और D ऑर्बिटल में D सबसेल में किस तरीके से फीलिंग होगी वो भी मैंने बता दिया। लास्ट सी गर लो में आपको D1 करना, बाकी सब में D0 करना है। और देखो सीरियम में F1 से आप स्टार्ट करो, प्रासोडाइमियम में F2 होना चाहिए, लेकिन F2 नहीं होगा लैंथेनाइड्स में, ठीक है ना, तो ये F2 ना होकर के F3 हो जाएगा। नियोडाइमियम में F4 होगा, प्रोमेथियम में F5 होगा, सेमेरियम में F6 होगा, यूरोपियम में F7 होगा। अब गैडोलिनियम में भी F7 होगा, ठीक है ना। उसके बाद टर्बियम में क्या होगा, F9, उसके बाद 9 10 11 12 13, उसके बाद इटर्बियम का 14 और लुटेटियम का भी 14। इस तरीके से चीज़ें होंगी, ठीक है ना, ऐसे आपको करना है। एक्टिनाइड्स की बात करें, इसमें एक्सेप्शन आता है, देखो 90 से 103, शुरू के 5, ठीक है ना, शुरू के 5 जो एलिमेंट है ना, उनके D सबसेल में को आपको कैसे फिल करना है, 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1, ऐसे आपको D सबसेल में फिलिंग करनी है, ठीक है ना। और ठीक है ना, और जो क्यूरियम है, जो एलिमेंट CM वाला जो एलिमेंट है ना, उसमें भी D1 की फिलिंग होगी। और जो लॉरेंसियम है उसमें भी D1 होगा, बाकी सब में D0 होगा। और सब में S2 होगा, सब के S सबसेल कंप्लीटली फिल्ड होंगे, ठीक है ना। और इसमें F वाला कौन सा रिपीट नहीं होता, 158 ये रिपीट नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको कैसे लिखना है, एक्टिनियम F0 होता है, थोरियम का भी 0 होता है,
ठीक है ना, क्योंकि थोरियम में 1 आना था, तो थोरियम में 1 नहीं आएगा, तो 1 नहीं आएगा तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वही प्रोटेक्टिनियम में 2 होगा, यूरानियम में 3 होगा, नेपच्यूनियम में 4 होगा, ठीक है ना, 5 रिपीट नहीं होगा तो उसकी जगह वो 6 हो जाएगा। अमेरिकम में क्या होगा, ठीक है ना, 7 होगा, क्यूरियम में क्या होगा, 7 होगा, बर्केलियम में क्या होगा, F9 होगा, कैलिफोर्नियम में क्या होगा, F10 होगा, आइंस्टाइनियम में क्या होगा, F11 होगा, फर्मियम में क्या होगा, F12 होगा, मेंडेलिवियम में क्या होगा, F13 होगा, नोबेलियम में क्या होगा, F14 होगा, लॉरेंसियम में क्या होगा, F14 होगा। आई होप यू गॉट इट। इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स में हो जाएंगे। अब देखो, लेंथेनॉइड का जो कन्फिग्रेशन होता है ना वो डी ब्लॉक जैसा होता है, लेकिन इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ क्यों क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनम है ना, वो इट इज़ वेरी सिमिलर टू द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक। अब ट्रांजिशन मेटल्स की हम बात करें, ट्रांजिशन मेटल्स हम उनको कहते हैं विच हैव इनकम्प्लीट डी सबसेल इधर इन न्यूट्रल एटम और इन दियर आयंस। इसके एक्सेप्शन होते हैं जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। जिंक में आप देखोगे 3d10 4s2 का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होता है, कोई इनकम्प्लीट डी सबसेल आपको नहीं दिखेगा। वही Zn2+, इसके आयनिक स्टेट में भी D10 कन्फिग्रेशन हमें देखने के लिए मिलता है, ये भी इनकम्प्लीट डी सबसेल शो नहीं करता है, तो इसको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं कहेंगे। उसी तरह कैडमियम और मर्क्यूरी में भी। ओके, नाउ वाई डी ब्लॉक, क्वेश्चन है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट जाने जाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए। इसके रीजन है नंबर 1 स्मॉल एनर्जी गैप, ठीक है ना, N-1 डी सबसेल और NS इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, ठीक है ना। नंबर 2 रीजन है इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, पहले तो NS से रिमूव होते हैं, उसके बाद N-1 डी इलेक्ट्रॉन से रिमूव होते हैं। उसके नंबर 3 रीजन देखेंगे हाफ एंड कंप्लीटली फिल सेट्स ऑफ ऑर्बिटल आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, ठीक है ना। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई दिस एलिमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सराउंडिंग एज वेल एज अफेक्ट द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग इट, ठीक है ना। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सराउंडिंग और अपने आसपास के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसको अफेक्ट कैसे करते हैं। देखो इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये पेरीफेरी की तरफ क्या करते हैं, प्रोट्रूड कर रहे होते हैं, निकले होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये क्लोज कांटेक्ट में होते हैं सराउंडिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसलिए वो उनको अफेक्ट कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अहमियत, इसकी इसकी अहमियत ये है कि जिसका डी कन्फिग्रेशन सेम होगा उनके सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले करते हैं टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटेलिक लस्टर। लेकिन ये एक्सेप्शन के साथ आते हैं। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैंगनीज की बात करें, दे हैव 1 और मोर मेटेलिक स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर, मतलब इनका कोई फिक्स मेटेलिक स्ट्रक्चर नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ, हाईएस्ट मेल्टिंग ऑर्डर ऑफ रेस्पेक्टिव सीरीज की मैं बात करूँ, सबसे देखो 3D, उसके बाद 4D और 4D से ज़्यादा 5D। सो 3D में सबसे ज़्यादा कौन है, क्रोमियम, उसके बाद 4D में मोलिब्डेनम, उसके बाद टंगस्टन, ठीक है ना। और जब आप मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखोगे ना, ग्राफ देख रहे होंगे ना, वो एकदम से इंक्रीज कर रहा होता है, एकदम से वो डिक्रीज हो जाता है, उसको हम कहते हैं डिप। सो 3D सीरीज में डिप कौन से एलिमेंट में आता है, मैंगनीज वाले में आता है, और 4D सीरीज में कौन से एलिमेंट में आता है, टेक्नीशियम वाले एलिमेंट में आता है, ठीक है ना। वाई दे हैव सच हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, इसलिए होता है बिकॉज दे आर हार्ड, लेस वॉलेटाइल, मेल्टिंग पॉइंट उनका क्या होता है, इस कारण से हाई होता है, और इनका हाई आपका हीट ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी होता है। और इन सब के होने का रीज़न ये है कि इनके पास हाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। N-D इलेक्ट्रॉन से अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, NS इलेक्ट्रॉन से अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और हाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग हमें देखने के लिए मिल रहा होता है। मिडल ऑफ द सीरीज में मैक्सिमा क्यों मिल रहा होता है, बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, दस स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्डिंग। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात करें, 3D से ज़्यादा 4D का होता है, 4D से ज़्यादा 5D का होता है। वेरिएशन इन एटॉमिक रेडिया की बात करें, अलॉन्ग पीरियड 3D सीरीज स्कैंडियम का ज़्यादा, फिर टाइटेनियम का, फिर वेनेडियम का, फिर क्रोमियम का, फिर मैंगनीज, ठीक है ना। हम स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाएंगे तो डिक्रीज इन एटॉमिक साइज देखने के लिए मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। और बीच वाले जो एलिमेंट आएंगे जैसे फी, कोन है, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इसमें जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये दोनों का इफेक्ट जो हो जाता है ना, इक्वल हो जाता है, तो ये नलीफाई हो जाता है, जिसकी वजह से इनका साइज क्या आता है, सेम आ जाता है। और फिर कॉपर और जिंक की बात करें तो जिंक का जो होता है ना, कॉपर से ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बारी स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है जेड इफेक्टिव से। डाउन द ग्रुप हम जब जाएंगे तो हमें कुछ ना गड़बड़ी देखने के लिए मिलता है। 4D और 5D सीरीज के 4th से 12 ग्रुप तक ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस हमें देखने के लिए मिलता है ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ठीक है ना। देखो 4D सीरीज और 5D सीरीज का जो एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप का देखो, एट्रियम और लेंथेनियम, लेंथेनियम जो है ना वो एट्रियम से ज़्यादा है, लेकिन वही 4th ग्रुप से हम देखना शुरू करें तो जिर्कोनियम और हैफ्नियम का इक्वल होने लगता है, नियोबियम और टेंटेलियम का इक्वल होने लगता है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का इक्वल होने लगता है, टेक्नीशियम और रेडियम का इक्वल होने लगता है। मतलब 4th से 12 ग्रुप तक सबका इक्वल होता है, ठीक है ना, एटॉमिक रेडिया। ये क्यों होता है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से होता है। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या है, द फीलिंग ऑफ 4F बिफोर 5D, 5D से पहले 4F की फीलिंग होती है, और 4F जो होता है ना बहुत इसका घटिया स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, पुअर सेलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है ना। इसलिए 4th ग्रुप से 12 ग्रुप तक
ठीक है ना। 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं ना, उनका एटॉमिक रेडियाई बिल्कुल इक्वल आ रहा होता है। और इनका जब ग्राफ को हम देखेंगे तो डायग्राम बोर्ड शेप का हमें ग्राफ देखने के लिए मिलता है। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि मेटेलिक रेडियाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और एटॉमिक मास क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। सो जब डेंसिटी की हम बात करेंगे, डेंसिटी इज गिवन बाय मास बाय वॉल्यूम, मास इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो ओवरऑल जो होता है ना डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि द डिक्रीज इन मेटेलिक रेडिया इज कपल्ड विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डेंसिटी, ठीक है। नाउ इन द सीरीज, पूरे सीरीज में Zn की हीट ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू सबसे कम क्यों है? इसलिए कम है क्योंकि इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्डिंग नहीं होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग वेरी वेरी वीक, ठीक है ना। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 का ऑर्डर देखना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 का और आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 का ऑर्डर देखना है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 का ऑर्डर है स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन और जिंक। ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इसको याद करने का न्यूमोनिक है साक्षी, वीना, करती, मनमानी, क्योंकि कोई फिदा जान से। साक्षी से हो जाएगा स्कैंडियम, वीना से आ जाएगा वेनेडियम, करती से आ जाएगा क्रोमियम और टाइटेनियम, मनमानी से आ जाएगा मैंगनीज और निकल, क्योंकि से आ जाएगा कॉपर, कोई से आ जाएगा कोबाल्ट, फिदा से आ जाएगा आयरन, जान से आ जाएगा जिंक। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 की बात करें, ठीक है ना, इसमें स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, मैंगनीज, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, जिंक, निकल एंड कॉपर। इसका न्यूमोनिक है शक्तिवान माना फिर करे कौन जाने निकले क्यूट। शक्तिवान माना फिर करे कौन जाने निकले क्यूट, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 की बात करें, इसमें पहले के 3 और लास्ट के 3 जैसे चल रहे हैं वैसे ही होंगे, बीच के 4 एलिमेंट में हम टिक लगाएंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 की बात करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम जैसा वैसा, और लास्ट वाला निकल, कॉपर, जिंक वैसे ही, और बीच के जो 4 एलिमेंट बचे हैं उसमें फिर क्रिकेट कॉमन, फिर से आ जाएगा आयरन, क्रिकेट से आ जाएगा क्रोमियम, कॉमन से आ जाएगा कोबाल्ट और मैंगनीज, ठीक है ना। ये थे ऑर्डर्स आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 के, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 के, आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 के, ठीक है ना। अब देखो हीट ऑफ एटोमाइजेशन का भी हम ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। वेनेडियम सबसे ज़्यादा, वेनेडियम का हीट ऑफ एटोमाइजेशन, उसके बाद टाइटेनियम का, फिर निकल का, उसके बाद कोबाल्ट का, आयरन का, क्रोमियम का, कॉपर का, स्कैंडियम का, मैंगनीज का, जिंक का। इसका आपका न्यूमोनिक होता है वीना, टीना, नीना को फिरा कर क्यों समस्या मान जाना, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है। अब देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी Mn+ का और क्रोमियम प्लस का कंपेयर करें। Mn+ में अगर हम देखिए 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन आता है, क्रोमियम प्लस की देखें तो 3d5 आता है। सो जाहिर सी बात है Cr+ में से अगर और एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो बहुत ही हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, क्योंकि हम हार्ब फील्ड स्टेबिलिटी को तोड़ करके D5 से D4 में जाना चाहते हैं। सो Cr+ की ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी एज कम्पेयर टू Mn+। अब देखो क्वेश्चन है वाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फॉर Mn2+ एंड Zn2+, या इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn2+ एंड Zn2+ का सुपर हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होता है? क्योंकि इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना के देखो, Mn2+ का होता है D5 और Zn2+ का होता है D10। ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी Mn2+ और फुली फील्ड स्टेबिलिटी Zn2+, ये स्टेबिलिटी की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है ना। 3D सीरीज में वी को नहीं में एक्सेप्शन है, वाई ड्यू टू exchange एनर्जी ड्यू टू रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अल्टर्स द रिलेटिव एनर्जी ऑफ 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स। देखो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले जेड इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड एक्सचेंज एंथैल्पी। एक्सचेंज एंथैल्पी की हम बात कर रहे हैं, एक्सचेंज एंथैल्पी होता क्या है? एक्सचेंज एंथैल्पी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट। एक्सचेंज एंथैल्पी इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ पैरेलल स्पिन इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की हम बात करें, सबसे ज़्यादा होता है मैंगनीज का 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है ना। स्कैंडियम का सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलता है विच इज +3, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है डी ब्लॉक का जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आप सिंपली कैसे याद कर सकते हैं, स्कैंडियम का +3, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ठीक है ना। इसमें एक एक आपको इंक्रीज करना है। टाइटेनियम का क्या होगा 2, 3, 4, उसके बाद क्या है वेनेडियम है, सो 2, 3, 4, 5, उसके बाद क्रोमियम 2, 3, 4, 5, 6, फिर मैंगनीज का 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपको एक एक ग्रेजुअली क्या करना है, इंक्रीज करते जाना है। आयरन की बात करते हो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, तो ये 2, 3, 4 और 6 शो करता है। वही कोबाल्ट और निकल 2, 3, 4 और 2, 3, 4 शो करते हैं। स्कैंडियम 2+ एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ठीक है ना। अगर स्कैंडियम 2+ होता तो 3d1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो कर रहा होता, लेकिन वो स्कैंडियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना इसलिए चाहता है क्योंकि उसको D1 नहीं चाहिए, वो D0 हो जाना चाहता है, बिल्कुल स्टेबल हो जाना चाहता है। D0 स्टेबल स्टेट में वो रहना चाहता है। Ti4+ का भी कुछ कहानी कुछ इसी तरीके की कहानी है। Ti4+ जो है ना वो Ti2+ और Ti3+ से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो D0 में रहना चाहता है, D0 इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। नाउ हम पी ब्लॉक में देख रहे होते हैं कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, डाउन द ग्रुप जाने पर उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है डी ब्लॉक में। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो डाउन द ग्रुप जाने पर उनकी स्टेबिलिटी बढ़ी होती है। जैसे क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन की बात करें, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इनका होता है, तो डाउन द ग्रुप हम जैसे जा रहे हैं तो टंगस्टन +6 का, मोलिब्डेनम +6 से ज़्यादा, मोलिब्डेनम +6 का, क्रोमियम +6 से ज़्यादा, ठीक है।
देखो, अब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से रिलेटेड बातें करेंगे। हम देखेंगे ट्रेंड्स इन M2+M। ठीक है, देखो जब आपको एक मेटल है जो सॉलिड स्टेट में है, उसको आपको कन्वर्ट करना है एक्वियस आयन में, M2+ एक्वियस आयन में करना है। सो आपको ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले मेटल जो सॉलिड स्टेट में है उसमें हीट ऑफ एटमाइजेशन देकर के उसको गैसियस स्टेट में लाना होगा। उसके बाद सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 देकर के आपको M2+ में करना होगा, और उसको एक्वियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको हाइड्रोजन एंथैल्पी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है ना, आपने यहाँ पे हीट ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 जो दिया है, दिस आर द एनर्जी रिक्वायर्ड, और उसको एक्वियस में मतलब पानी के साथ मिलाने के लिए, सॉल्युबल करने के लिए इस आयन को हाइड्रोजन एंथैल्पी रिलीज होती है। आप एक, ठीक है ना, रूल ऑफ थंब, ठीक है, एक थंब रूल आप यहाँ पे याद रखोगे। लैटिस एंथैल्पी का मतलब होता है इट इज द बॉन्ड बिटवीन गैसियस कैटायन एंड एनायन। हाइड्रोजन एंथैल्पी का मतलब होता है इट्स द बॉन्ड बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड H2O। तो जब आपको किसी भी कंपाउंड को वाटर में सॉल्युबल करना होगा, तो है ना, हाइड्रोजन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, तभी वाटर बॉन्ड ब्रेक करके खुद चिपक जाएगा उसके साथ। समझ में आई ना बातें? देखो Cu2+ से Cu, ठीक है ना, E0, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात करें, Cu2+ से Cu के बनने के पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, E0 वैल्यू Cu2+ से Cu का बनना पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, लेकिन Cu से Cu+ का बनने नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब है कि फिजिबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है इसका बनना, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? Cu से हम Cu+ क्यों नहीं बना सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि वेरी हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन लगता है और लो हाइड्रोजन एंथैल्पी, वेरी हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन एंड लो हाइड्रोजन एंथैल्पी। हमने ऑलरेडी देखा कि सॉल्युबल होने के लिए, ठीक है ना, हाइड्रोजन एंथैल्पी का रिलीज होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लो हाइड्रोजन एंथैल्पी है और वेरी हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वही हम देखेंगे E0 वैल्यू Mn, मैंगनीज, निकल और जिंक का जो होता है ना, वो नेगेटिव होता है। ठीक है ना, सो नेगेटिव इसलिए होता है, ठीक है ना, क्योंकि Mn2+ जो है ना, वो D7 हाफ फिल स्टेबिलिटी शो करता है, Zn2+ D10, Zn2+ D10 फुली फिल स्टेबिलिटी शो करता है, निकल हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रोजन एंथैल्पी शो कर रहा होता है। अब हम देखेंगे ट्रेंड्स इन M3+ M2+, M3+ से M2+ का रिडक्शन। इस रिडक्शन पोटेंशियल में हम ट्रेंड्स देख रहे होंगे। स्कैंडियम 3+ जो है ना, स्कैंडियम 2+ में इसका कन्वर्जन, इसकी E0 वैल्यू जो होती है ना, बहुत कम होती है। इसलिए कम होती है क्योंकि स्कैंडियम 3+ ये स्टेबल है, क्योंकि ये D0 स्टेबल स्टेट में आकर के नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करना चाहता है। Zn3+ से Zn2+ का होना, इसमें E0 की वैल्यू, E0 M3+ M2+ की वैल्यू जो होती है ना, वो हाई होती है ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। M3+ से M2+ में आना हाई वैल्यू फॉर Mn। E0 की वैल्यू क्या होती है? हाई होती है बिकॉज Mn2+ जो है ना, हाफ फिल स्टेबिलिटी शो करता है। Fe3+ का Fe2+ में आना लो E0 की वैल्यू शो करता है, क्योंकि Fe3+ जो है ना, D5 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन शो कर रहा था, विच इज हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। V3+ का V2+ में आना हाई E0 की वैल्यू शो करता है, बिकॉज V2+ जो होता है ना, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड T2g ऑर्बिटल शो कर रहा होता है। हम अब देखेंगे ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, किसी भी मेटल को उसके हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने के लिए हमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का यूज करना पड़ता है, जैसे ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। जैसे मैंगनीज जो है ना, एक सिंपल हैलाइड, ठीक है ना, मैंगनीज का जो एक सिंपल हैलाइड है ना, वो +7 ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन ओनली विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इसके साथ ये MnO3F हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है। VF5 और CrF6 की बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही मिल करके VF और CrF बॉन्ड बना रहे होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, हायर बॉन्ड एंथैल्पी। COF3 की बात करेंगे, टू टेक CO इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, F इज नीडेड बिकॉज हाई लैटिस एंथैल्पी, वेरएज COCl3 की लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा नहीं है। VF5 जो होता है ना, ये बनता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन VCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि VCl5 जो है ना, वो हाइड्रोलाइसिस होकर के VOCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड्स की बात करें, ठीक है ना, ये इट कांट फॉर्म कंपाउंड्स विद लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, नाउ जैसे VX2 की बात करें, ठीक है ना, जैसे VX2 की अगर हम बात करें, ये X जो है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ शो करेगा, फ्लोरीन के साथ ये शो नहीं करता। वैसे ही सेम अप्लाइज टू CuCl2, CuBr2, CuI2। देखिए ना, CuI2 एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता ना, क्योंकि Cu2+ जो है ना, वो ऑक्सीडाइज कर देगा I- को I2 में। ठीक है, अब आप देखो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देखोगे 3d10 होता है। Cu+ का देखोगे 3d10 होता है। Cu2+ का देखोगे 3d9 होता है। Cu2+ सीम्स मोर स्टेबल देन Cu2+, बट स्टिल इट अंडरगोस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि Cu+ 3d10 स्टेबल होने के बाद भी वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो क्यों करता है? मतलब Cu2+ में और Cu में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रीजन ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ रेदर देन Cu+ इज ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+ देन Cu+, विच मोर देन कंपनसेट फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फेरेट FeO4 2- इज द कंपाउंड जिसमें Fe जो है ना, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ओनली इन अल्कलाइन मीडियम, बट रेडिली डिकम्पोज टू Fe2O3 एंड O2। MnF7 कभी एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यूज की अगर हम बात करें, टाइटेनियम से टाइटेनियम 2+ फेवरेबल होता है, ऑक्सीडाइज होगा, एंड H+ से H2 यहाँ रिडक्शन करवाना चाहिए, पर नहीं करवाता क्योंकि रेट वेरी स्लो।
ठीक है। अक्रॉस द सीज की बात करें, M2+ से M बनने की टेंडेंसी कम होती जाती है। इसका रीजन ये है ड्यू टू लेस E0 वैल्यू विच इज बिकॉज इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। एलिमेंट जो अपने लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे प्रेजेंट है, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और वही एलिमेंट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे प्रेजेंट है, इसके पास टेंडेंसी होती है रिड्यूस करने की, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वही एलिमेंट बीच में कहीं प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसके पास टेंडेंसी होती है दोनों ऑक्सीडेशन भी करने की, रिडक्शन भी करने की, ठीक है ना। सो ये दोनों डिसप्रोपोर्शनेशन दोनों ही शो करते हैं। देखो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर वो शो करेगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद स्टेबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एक एलिमेंट D4 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन में था, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, D5 हो गया, हाफ फिल स्टेबिलिटी को गेन किया, सो वो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेगा। कोई D9 में था, वो D10 हो गया, फुली फिल स्टेबिलिटी हो गया, ठीक है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेगा। कोई D2 में था, वो D3 हो गया, ठीक है ना, हाफ फिल T2G लेवल को अचीव कर लिया। इसका एग्जाम्पल आप देखो, M3+ से M2+ बनना, ठीक है ना, D4 से D5 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद D5 में जा रहा है, ठीक है ना, खुद को रिड्यूस कर रहा है और दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इसलिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद, ठीक है ना, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी अटेन हो जाती है, जैसे D6 है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करके D5 हो जाएगा, तो हाफ फिल स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है। D4 एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके D3 बना जाएगा, हाफ फिल T2G लेवल को ये अचीव कर रहा है, तो ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा, गेन करेगा। इसका एग्जांपल आप देखो, Cr3+, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cr3+ बनाएगा, सो ये D4 से D5 हो जा रहा है, सो हाफ फिल स्टेबिलिटी को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर हम बात करें, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, जितना ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब आपको अगर अरेंज करने के लिए बोला जाए, VO2+ को, Cr2O7 2- को, MnO4- को, ठीक है ना, बोला जाए कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर, ठीक है ना, कि ऑर्डर में आप उसको लगाओ, किसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको पहले, फिर बाद वाले बाद में। तो जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, उतना ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी होगी, ठीक है। अब आप देखो, टाइटेनियम, वैलेंटियम और क्रोमियम जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं ना, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे होते हैं। वही मैंगनीज और कोबाल्ट जब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे होते हैं। देखो Cr2+ की और Fe2+ की अगर हम बात करें, इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। देखो Cr2+ Cr3+ में कन्वर्ट होगा, D4 को D3 में कन्वर्ट करेगा, Fe2+ जो है ना, Fe3+ में कन्वर्ट होगा तो D6 को D5 करेगा। तो जब हम एसिडिक मीडियम की बात करेंगे ना, तो D5 से ज़्यादा स्टेबल D3 होता है, तो Cr2+ जो है ना, वो Fe2+ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना 2024 में पूछा जा चुका है। E0 वैल्यू की अगर हम बात करें किसकी, Mn3+ से Mn2+ की, ये ज़्यादा होता है Cr3+ से Cr2+ और Fe3+ से Fe2+ की। देखो ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि जब Mn3+ से Mn2+ बनता है, सो D4 से D5 स्टेबिलिटी को ये गेन कर रहा होता है, ठीक है ना, तो ये स्टेबल होता है। वही Cr3+ जब Cr2+ बना रहा होता है, सो D3 से ये D2 बनाता है, ठीक है ना, जो कि सही बात नहीं है, ठीक है ना, जो कि उसकी स्टेबिलिटी के लिए सही चीज़ नहीं है। इसलिए Mn3+ से Mn2+ बनाना ये स्टेबल होता है। वही Cr3+ से Cr2+ बनाना स्टेबल नहीं होता है, Fe3+ से Fe2+ बनाना ये भी स्टेबल नहीं होता है। अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, डायमैग्नेटिक जो होते हैं ना, ये वीकली रिपेल करते हैं, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट करते हैं। पैरामैग्नेटिक इज द स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है, एक्सट्रीम फॉर्म होते हैं पैरामैग्नेटिज्म के। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, ये दो चीज़ों से एसोसिएटेड होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। और जब हम डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, म्यू का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, सो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं ले रहे होते, क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता, क्योंकि ये क्वेंच्ड हो जाता है। और डाइपोल मोमेंट इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू √n × n+2। मान लो अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 1 है, सो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको इतना समझना है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो म्यू की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ कलर आयंस की बात करें, ये जस्ट हैव टू रिमेंबर कि कलरलेस कौन से होते हैं, D0 और D10 वाले जो होते हैं ना, वो कलरलेस होते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और dd ट्रांजिशन ये शो नहीं करते, जिसकी वजह से ये कलरलेस होते हैं। इसका एग्जांपल है स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, जिंक 2+, कॉपर 2+, ये सारे PYQ में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करें तो फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना, इट फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू इसके रीजन है comparatively small sizes of metal ions, their high ionic charges, availability of d orbital for bond formation, ठीक है। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की वजह से वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हो करते हैं। दो रीजन आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। जैसे वेनेडियम की बात करिए, कंटेक्ट प्रोसेस में यूज होता है। कंटेक्ट प्रोसेस क्या है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का कन्वर्ट करना, इसमें वेनेडियम का हम यूज लेते हैं, ठीक है ना, Vi5 का यूज लेते हैं। नाउ फाइनली डिवाइडेड आयरन, ये हैवर्स प्रोसेस में यूज हो रहा होता है एज अ कैटलिस्ट। हैवर्स प्रोसेस क्या है, सोडियम और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज करके हम एमोनिया बना रहे होते हैं। निकल एज अ कैटेलिक यूज होता है कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में, ठीक है ना। कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन क्या है, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना है। Fe3+ कैटेलाइज करता है रिएक्शन ऑफ आयोडाइड एंड परसल्फेट आयन।
It has the effect of increasing the concentration of reactant at the catalyst surface and also weakening of the bond in the reacting molecules. ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने का काम करता है. फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात करें, इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रैपिंग स्मॉल एटम लाइक BCNH इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल. नॉन स्टोइसोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है ना, नॉट फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. TiC Mn4n Fe3H VH 0.56 TiH 1.7. इसमें कोई प्रॉपर स्टोइसोमेट्रिक का फॉलो नहीं हुआ. ये ना ही इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ना ही आयनिक होते, ना ही ये कोवेलेंट होते. इनकी हार्डनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. एग्जांपल है कुछ बोराइड लाइक निकल बोराइड NiB, इनकी हार्डनेस सिमिलर टू डायमंड होती है. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स. दे आर वेरी हार्ड. कुछ बोराइड तो डायमंड्स की हार्डनेस की तरह होता है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, दे आर केमिकली इनर्ट. अब एलॉय फॉर्मेशन की बात करें, ड्यू टू सिमिलर साइज होमोजेनस सॉल्यूशन, रेडियाई अबाउट 15% ऑफ ईच अदर, हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. फेरस एलॉय जैसे क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टेन, मैंगनीज एंड वैनेडियम, ये स्टेनलेस स्टील में यूज होता है. ब्रास की बात करें, ठीक है ना, ब्रास की बात करें, इसमें कॉपर और जिंक आता है. ब्रोंज की बात करें, कॉपर प्लस टिन आता है. ट्रांजिशन एलिमेंट विद नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ये मिले तो ब्रास और ब्रोंज बनता है. सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजन आयंस ऑफ मेटल, सारे के सारे मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम एमो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जो आयनिक in नेचर होते हैं. ठीक है ना, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होता है ना मेटल का, वैसे इनकी आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज. आयनिक कैरेक्टर क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, लेकिन आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा. Mn2O7 की बात करिए, कोवेलेंट ग्रीन ऑयल है. V2O3 बेसिक होता है, V2O4 लेस बेसिक होता है, V2O5 क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है. जैसे आप ऑक्सीडेशन ऐड करते जाओगे, बेसिक कम होगा और वो एम्फोटेरिक की तरफ जाएगा. V2O5 जो एम्फोटेरिक है एसिडिक मीडियम में, वो VO4 3- प्लस VO2 प्लस सॉल्ट को देता है. V2O5 ठीक है ना, एल्कलाई और एसिड दोनों के साथ मिल करके VO4 3- प्लस VO4 प्लस देता है. V2O4 एसिड में डिजोल्व होकर के VO2 प्लस सॉल्ट बना रहा होता है. CRO जो होता है ना, क्रोमियम ऑक्साइड CRO, ये बेसिक होता है. Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है. Cr2O7 2- ये एसिडिक होता है. पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें, K2Cr2O7, रिमेंबर वेरी वेल, क्रोमेट जो है ना वो येलो कलर का होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CrO4 2- का. डाइक्रोमेट जो होता है ना वो ऑरेंज कलर का होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Cr2O7 2- का. और क्रोमाइट ओर जो होता है ना, ये ठीक है ना, क्रोमाइट ओर हम यूज़ कर रहे होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट बनाने के लिए. सो क्रोमाइट ओर को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम क्रोमेट जो येलो कलर का होता है. अब सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में रिएक्ट करा देंगे. और सोडियम डाइक्रोमेट से अगर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो आप इसका रिएक्शन KCl पोटेशियम क्लोराइड के साथ करा दो. देखो, सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है ना वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है देन पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है ना. नाउ क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो होते हैं ना, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एक्वस मीडियम में, डिपेंडिंग ऑन द pH. ठीक है ना. अगर क्रोमेट को आपको डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना, उसको एसिडिक मीडियम में डाल दो. अब डाइक्रोमेट को आपको कन्वर्ट करना क्रोमेट में, उसको आप बेसिक मीडियम में डाल दो. ठीक है ना. स्ट्रक्चर की अगर हम बातें करें तो क्रोमियम जो है ना वो 4 ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा होता है एंड ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा होता है. और CrO बॉन्ड एंगल होता है 126 डिग्री का. सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. सोडियम वाला हैव हायर सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, सोडियम वाले के पास हायर सॉल्युबिलिटी होता है. पोटेशियम वाला यूज इन प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो डाइक्रोमेट Cr3+ में कन्वर्ट हो जाता है, I-2 में कन्वर्ट हो जाता है, SN2+ SN4+ में कन्वर्ट हो जाता है, S2S में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है. अब हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें, ठीक है ना, मैंगनेट इसका केमिकल फॉर्मूला होता है MnO4 2- परमैंगनेट MnO4- इसका केमिकल फॉर्मूला होता है. इसकी प्रिपरेशन की बात करें, पायरोल्यूसाइड ओर का यूज हम करते हैं. पायरोल्यूसाइड ओर मतलब MnO2. अल्कलाई मेटल, ठीक है ना, अल्कलाई मेटल हाइड्रोक्साइड KOH के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे. ठीक है ना. पोटेशियम नाइट्रेट के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाता है K2MnO4 जो डार्क ग्रीन मैंगनेट होता है. ठीक है ना. Now this disproportionate in a neutral or acidic medium solution to give permanganate. देखो, कॉमर्शियली हम बात करें अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ Mn2+ फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ MnO4 2-. ठीक है ना. इस तरीके से कॉमर्शियली इसका प्रिपरेशन कहते हैं. मतलब पायरोल्यूसाइड ओर लेते हैं, इसको KOH के साथ हम फ्यूज करते हैं, फिर उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं एयर के साथ या पोटेशियम नाइट्रेट के साथ. तो ये क्या बना के दे देता है, मैंगनेट बना के दे देता है. अब मैंगनेट बना के दे देता है तो अब इसको हम अल्कलाइन सॉल्यूशन में जब हम इसको डालेंगे तो ये परमैंगनेट आयन बना करके दे देगा. ठीक है ना. लेबोरेटरी में हम कैसे बनाते हैं, मैंगनीज आयन का रिएक्शन करा देते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ. इसका केमिकल फॉर्मूला होता है S2O8 2-. तो ये परमैंगनेट बना करके दे देता है. मैंगनेट की बात करें, ग्रीन कलर का होता है, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है. परमैंगनेट की बात करें, पर्पल कलर का होता है, इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल का होता है. KMnO4 जो होता है ना इस isostructural with KClO4. KMnO4 is isostructural with KClO4. Salt is not very soluble in water, but when heated it decomposes to KMnO4 decompose हो जाता है K2MnO4 plus MnO2 plus O2. Got it ना. अब देखो MnO4- परमैंगनेट की अगर हम बात करें ना,
इसके डी ब्लॉक में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, कोई कलर शो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये फिर भी डार्क पर्पल कलर इसलिए होता है ना, क्योंकि ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर शो कर रहा होता है। मैंगनीज एंड परमैंगनीज जो होते हैं ना, दोनों ही टेट्राहाइड्रल होते हैं। द पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद डी ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, ठीक है ना। परमैंगनीज की बात करें तो देखो, मैंगनीज की बात करें तो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। वही परमैंगनीज की बात करें तो इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये डायमैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक की बात करें तो एसिडिक मीडियम में वो Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, MnO4- Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में MnO4- MnO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है। MnO4- न्यूट्रल और माइल्ड बेसिक मीडियम में MnO2 में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और इनके एन फैक्टर को आपको कैसे याद रखना है, 513 से आपको याद रखना है। MnO4- जब एसिडिक मीडियम में Mn2+ बनाता है, Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका एन फैक्टर होता है 5। MnO4- जब MnO4 2- में कन्वर्ट होता है तो इसका एन फैक्टर होता है 1, ठीक है ना। नो, अब हम देखेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। I- कन्वर्ट होता है I2 में, Fe2+ Fe3+ में, C2O4 CO2 में, S2- S में, सल्फाइड में, ठीक है ना। SO3 SO4 सल्फ्यूरस एसिड जो है ना, सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्राइट में होता है, NO2- NO3- में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रल और फ्रेंकली अल्कलाइन सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, आयोडाइड जो होता है ना, वो आयोडेट में कन्वर्ट हो जाता है। I- IO3- में कन्वर्ट हो जाता है। थायोसल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। S2O3 ठीक है ना, सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। Mn2+ MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। मैंगनस सल्ट जो होता है ना, MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, परमैंगनेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्टोरीली सिंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। यूजेस की बात करें, KMnO4 जो है ना, इट्स अ फेवरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर फॉर डिकलराइजेशन ऑफ ऑयल आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। नाउ हम देखते हैं द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, द F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। ये एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे, ठीक है ना। और इससे हमें एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ स्मॉल चेंजेस इन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज अलोंग अ सीरीज ऑफ अदरवाइज सिमिलर एलिमेंट। नाउ द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? नंबर 1, वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। नंबर 2, पार्टली बिकॉज देयर रेडियो एक्टिविटी क्रिएट्स स्पेशल प्रॉब्लम। नाउ लैंथेनॉइड्स, ठीक है ना। सबसे पहले लैंथेनॉइड्स देखेंगे, उसके बाद एक्टिनॉइड्स देखेंगे। लैंथेनॉइड्स में एटॉमिक साइज की बात करें, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा एक्सेप्ट यूरोपियम, जिसका सबसे बड़ा एटॉमिक साइज होता है, ठीक है ना। Ln3+ वालों का नो एक्सेप्शन, ठीक है ना। जिन लैंथेनॉइड 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उनमें कोई एक्सेप्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ठीक है ना, प्रासिडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, ये +4 शो करते हैं बट ओनली इन MO2, ठीक है ना। लैंथेनम 2+ और लैंथेनॉइड्स 3+ कंपाउंड प्रीडोमिनेंट होते हैं, ठीक है ना। ओकेशनली Ln2+ एंड Ln4+ आयन इन सॉल्यूशन और इन सॉलिड कंपाउंड आर ऑल्सो ऑप्टेड। ध्यान दो, डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन La एंड Ln। La होता है, La हम यूज करते हैं लैंथेनम के लिए, Ln हम यूज करते हैं लैंथेनॉइड्स के लिए। गॉट इट ना। सी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ऑल लैंथेनॉइड आर सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट मेटल एंड टार्निश रैपिडली नियर। द हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड सेमेरियम बीइंग हार्ड एंड हैव एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट। सेमेरियम बहुत ज़्यादा हाई होता है और उसकी मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होती है। डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टी चेंज स्मूथली एक्सेप्ट फॉर यूरोपियम एंड इटर्बियम एंड ओकेशनली फॉर सेमेरियम एंड थूरियम। जितने भी ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स होते हैं, ठीक है ना, वो कलर शो करते हैं एक्सेप्ट La3+, लैंथेनम 3+ एंड ल्यूटेटियम 3+, क्योंकि इनके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ताकि वो DD ट्रांजिशन शो कर सके। DD ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो कलर वो कैसे शो करेंगे। अब देखो, एक्सेप्ट F0 में कौन से आते हैं, La3+, लैंथेनम 3+ और सीरियम 4+, और F14 में कौन से आते हैं, इटर्बियम 2+ एंड ल्यूटेटियम 3+। सारे के सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 लैंथेनॉइड का अराउंड 600 किलोजूल पर मोल होता है। वही आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है ना, 1200 किलोजूल पर मोल होता है, विच इज कंपेरेबल टू दोज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 कंपेरेबल होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 की बात करें, लैंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम ये अचीव करते हैं F0, F7 और F14, ठीक है ना। और ये स्टेबिलिटी इम्पार्ट करता है, जिसकी वजह से हमें लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी दिखने के लिए मिलता है। किसमें, आयनाइजेशन एंथैल्पी 3, ठीक है ना। अर्ली मेंबर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कैल्शियम, और बट जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा होता है वो दे बिहेव मोर लाइक एल्यूमिनियम। पहले वो कैल्शियम की तरह बिहेव करते हैं और जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है वो एल्यूमिनियम की तरह मोर बिहेव लाइक एल्यूमिनियम। और केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स की बात करें, मेटल जैसा होता है। लैंथेनॉइड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Ln2O3 ऑक्साइड फॉर्म करता है। वाटर के साथ रिएक्ट करके LnOH3 ऑक्साइड फॉर्म करता है। हेलाइड के साथ रिएक्ट करके LnX3 फॉर्म करता है। कार्बन के साथ रिएक्ट करके LnC2 फॉर्म करता है। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके LnN फॉर्म करता है। सल्फर के साथ रिएक्ट करके Ln2S3 फॉर्म करता है। और लैंथेनॉइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस को
ठीक है ना, निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना। दे आर बेसिक लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके यूजेस की बात करें, द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ लैंथेनॉइड्स इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स। मिस्क मेटल की बात करें, अब वेल नॉन एलो मेटल, मिस्क मेटल जो है ना एक वेल नॉन जाना माना एलोय मेटल है, जिसके पास कंपोजिशन होता है 95% इसमें लैंथेनॉइड्स होता है और 5% आयरन, सल्फर, कार्बन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम होता है। इसको आप कैसे याद रखोगे, फेस कल का, फेस से आपके पास आएगा आयरन, सल्फर, ठीक है ना, कल का से आएगा कार्बन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। यूजेस ऑफ मिस्क मेटल होता है, मिस्क मेटल और मैग्नीशियम बेस्ड एलोय का यूज करके बुलेट्स का फॉर्मेशन करते होता है, सेल का फॉर्मेशन होता है, लाइटर फ्लिंट बना रहे होते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड आर एम्प्लॉयड एज कैटलिस्ट की तरह यूज होता है इन पेट्रोलियम क्रैकिंग, ठीक है ना। सम इंडिविजुअल लैंथेनॉइड ऑक्साइड आर यूज एज फॉस्फोर्स इन टीवी स्क्रीन एंड सिमिलर फ्लोरेसिंग सर्फेसेस। एक्टिनोइड्स की बात करें, एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अर्ली मेंबर्स रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ होता है। लॉरेंसियम की बात करें 3 मिनट्स की इसकी हाफ लाइफ होती है। आयोनिक साइज की बात करें, एक्टिनोइड कंडक्शन इसमें होता है, जिसकी वजह से ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स और M3+ आयंस अक्रॉस सीरीज बिकॉज ऑफ पुअर शिल्डिंग बाई 5f इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन है, एक्टिनोइड कंडक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड कंडक्शन बिकॉज एक्टिनोइड कंडक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड कंडक्शन बिकॉज द 5f इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिवली सील्डेड फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। पुअर सील्डिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुअर सील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, इट शोज ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। और क्यों शो करता है, इसलिए शो करता है क्योंकि 5f 6d और 7s, ठीक है ना, इनके बीच का जो कंपेरेबल एनर्जी होता है ना, जो गैप होता है ना, इट्स वेरी लो। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है। एक्टिनोइड रिसेंबल द लैंथेनॉइड इन हैविंग मोर कंपाउंड इन +3 स्टेट देन इन +4 स्टेट। गॉट इट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एक्टिनोइड आर हाईली रिएक्टिव मेटल, स्पेशली जब उसको हम फाइनली डिवाइड करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्टिनोइड का कम होता है एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी लैंथेनॉइड का। ये 2023 नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसका आंसर है, इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग 5f ऑर्बिटल इन एक्टिनोइड विच एक्सपीरियंस ग्रेटर सील्डिंग फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्टिनोइड का कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 5f ऑर्बिटल में जा रहे होते हैं, ठीक है ना, और सील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है ना उनके ऊपर क्या होता है, कम पड़ता है, ठीक है ना। नाउ सम एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए ब्लॉक, हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं। TiO, ठीक है ना, ये यूज़ होता है इन द पिगमेंट इंडस्ट्री। MnO2 यूज़ करते हैं हम ड्राई बैटरी सेल्स में। ग्रुप नंबर 11 के जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आता है, इसको हम कोइनाज मेटल्स भी कहते हैं। यूके कॉपर कॉइल्स में कॉपर कोटेड स्टील्स आता है। सिल्वर यूके कॉइन्स में कॉपर निकल एलॉय आता है। जिगलर नेटा कैटलिस्ट में क्या आता है, आपका TiCl4+ AlCH3 आता है। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथाइलिन पॉलीथीन। वेकर प्रोसेस जो 2025 लास्ट से पूछा जा चुका है। इथाइन को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, इथाइन को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। सो हमें वेकर प्रोसेस का यूज़ करना है, जिसमें हम ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं बेसिकली इथाइन से इथेनॉल का, इसमें PdCl2 का यूज़ कर रहे होते हैं। निकल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना, इट इज़ यूज इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस एंड बेंजीन एंड द फोटोग्राफिक इंडस्ट्री रिलाइज ऑन स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ AgBr। ओके,